हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4 का लेक्चर सेकंड। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक्स पढ़े थे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो अब हमारे जो बाकी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज बचे हैं, हम आज उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड रेन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एंड बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक एसिड रेन से। सो एसिड रेन क्या होती है? जैसे वी कैन स्प्लिट इट इन टू वर्ड्स, एसिड एंड रेन। तो अगर हम हमारी जो बारिश हो रही है, जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, अगर उसमें एसिड मिक्स हो जाए तो इट बिकम्स एसिड रेन। So acid rain refers to precipitation in the form of rain, snow or fog with a pH lower than 5.7। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जैसे वाटर इवेपोरेट होता है, तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में जाकर बहुत हैवी हो जाती हैं, या फिर एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो हैवी हो जाती हैं, उनकी वजह से फिर वो नीचे फॉल हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो रेन मतलब प्रेसिपिटेशन जो होती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड रेन हो सकती है, या फिर स्नो फॉग, या फिर हेल्स मतलब ओले हो सकते हैं। तो ये सब होती है हमारी प्रेसिपिटेशन। तो अगर इसका पीएच जो है वो 5.7 से लोअर हो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? एसिड रेन। इट इज़ कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो अगर हमारी जो वाटर है उसमें हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या फिर सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हो, तो उसमें उससे क्या बनता है? हमारे एसिड्स बनते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये जब हमारे एसिड जब हमारे रेन के साथ मिक्स होते हैं तो होती है हमारी एसिड रेन। दीज एसिडिक पॉल्यूटेंट्स कैन कम फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज, बट ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। एसिड रेन से जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो कोरोड हो सकती हैं, इकोसिस्टम्स हार्म होते हैं और क्रॉप्स डैमेज होते हैं। ये हमारा एसिड रेन का डायग्राम। सो इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है व्हीकल्स से, कुछ प्लांट्स डाई हो जाते हैं तो उनसे गैसेस रिलीज होती हैं उन्हें डिकम्पोज करने में। और ये हमारी फैक्ट्रीज हैं, इनसे हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज हो रही हैं। यहाँ से हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, तो यहाँ से हमारा H2O बनेगा, और यहाँ से हमारे ये मिलेंगे NO2 एंड SO2। तो ये हमारे मिलके वाटर के साथ बनाएंगे नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी होती है एसिड रेन। तो अब हम पढ़ते हैं कॉजेज। जैसा कि हमने अभी देखा, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कॉजेज क्या हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं। तो हमारे दो टाइप के कॉजेज होता है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। तो पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल। वॉल्केनिक हो गया, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं तो हाई अमाउंट में हमारी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि हमारी एसिड रेन फॉर्मेशन में फिर हेल्प करती है। फिर है लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो जो हमारी बिजली कड़कती है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होती हैं, जो कि वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिससे कि फिर एसिड रेन होती है। डीकेइंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड फायर्स। तो जैसे जंगलों में आग लगने की हम न्यूज़ सुनते हैं, तो उससे भी हमारी एसिड रेन में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उससे हमारी ऐसी गैसेस निकलती हैं। फिर है हमारा ह्यूमन मेड सोर्सेज। तो मेनली सारे जो सोर्सेज हैं एसिड रेन के, वो ह्यूमन मेड ही होते हैं अधिकतर। तो इसमें हमारे मेन क्या क्या है? पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज। जैसे हमने अपनी डायग्राम में देखा कि पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उससे ये हमारे होते हैं ह्यूमन मेड सोर्सेज। सो यहाँ पर हमारा कोल फायर्ड पावर प्लांट्स आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो हम यहाँ पे कोल यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और फिर हमारे ऑटोमोबाइल्स, जैसे कार्स, ट्रक्स, इनसे हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होती हैं, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं और उससे एसिड रेन होती है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज और अर्बन पॉपुलेशन। तो जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होगा वहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ होंगे, उसकी वजह से क्या होगा? हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये सब हमारे कॉजेज थे एसिड रेन के। अब हम पढ़ते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं एसिड रेन के। तो हमारा पहला इफेक्ट है प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर में डैमेज। तो जब हमारी एसिड रेन होगी तो जो हमारी सॉइल होती है उसमें हमारे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हमारे ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट हैं, वो सब वॉश अवे हो जाते हैं उस एसिड के साथ, मेकिंग द सॉइल लेस फर्टाइल। तो हमारी सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी, जिससे हमारे जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से नहीं उग पाएंगे। फिर है इट डैमेजेस प्लांट्स लीव्स एंड स्टंट्स ग्रोथ, मेकिंग क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस।
सो जो हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कि जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें और ज़्यादा डिजीजेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे प्लांट्स और एग्रीकल्चर पे हार्म। अब हम देखते हैं ह्यूमन और एनिमल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एसिड रेन से जो हमारे फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं एयर में वो रिलीज होते हैं और उससे हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। तो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकती हैं। और कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है जब उसे एनिमल्स ड्रिंक करते हैं तो उससे भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड देन डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्वेटिक लाइफ। तो जब जहाँ पे भी ये एसिड रेन हमारी होगी तो वहाँ पर जितना भी एक्वेटिक लाइफ है, हमारी फिश और जो भी वहाँ पर इंसेक्ट्स या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, उन्हें सबको हार्म होगा। एसिड रेन से जो लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स का पीएच है वो हार्म होगा और उससे वो पूरी वाइल्ड लाइफ को वहाँ की डिस्टर्ब कर देगा। दिस डिस्टर्ब्स एक्वेटिक इकोसिस्टम, हार्मिंग फिश, एम्फीबियंस एंड अदर मैराइन लाइफ। फिर हमारा डैमेज टू फॉरेस्ट। तो एसिड रेन से हमारी फॉरेस्ट की जो ट्रीज हैं वो सब वीक हो जाएंगी, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू पेस्ट, डिजीजेज एंड एक्सट्रीम वेदर। तो मतलब फिर वहाँ पर और ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाएंगे और ज़्यादा डिजीजेज होनी शुरू हो जाएंगे हमारे प्लांट्स में और वहाँ पर पूरी वेजिटेशन में। कंट्रीज लाइक जर्मनी, पोलैंड एंड स्विट्जरलैंड हैव रिपोर्टेड सीवियर डैमेज टू देयर फॉरेस्ट ड्यू टू एसिड रेन। फिर है सॉइल डिग्रेडेशन। हमने अभी पढ़ा कि सॉइल कैसे इफेक्ट होती है उससे। तो एसिड रेन ऑल्टर कर देता है सॉइल की केमिस्ट्री, अफेक्टिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। दिस नेगेटिवली इम्पैक्ट्स क्रॉप यील्ड एंड फॉरेस्ट हेल्थ। हमने भी पढ़ा कि वो पूरी सॉइल में जो जो हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और माइक्रोबियल एक्टिविटी को इफेक्ट कर देती है। उससे हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो हमारी क्रॉप के लिए चाहिए। फिर है इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब जैसे हमने पढ़ा है ताजमहल येलोइश होता जा रहा है, तो वो किसकी वजह से है? एसिड रेन की वजह से मेनली। तो ये हमारे जो मेटल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कोरोड कर देती है, पेंट को डैमेज करती है और स्टोन बिल्डिंग्स को भी इरोड कर देती है। एमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स फ्रॉम नियर बाय इंडस्ट्रीज हैज़ लेड टू फॉर्मेशन। तो ये हम ताजमहल के बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या हुआ। ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में जब मिक्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो बनाता है कैल्शियम सल्फेट। और जो हमारा इसमें मेन कंपोनेंट है वो है CaCO3 ताजमहल को बनाने में। तो जब उसमें एसिड रेन के सल्फ्यूरिक एसिड से वो मिक्स होता है तो वो बनाता है कैल्शियम सल्फेट। और ये कैल्शियम सल्फेट ही उसे कोरोड करता है मार्बल को, जो कि ताजमहल बनाने में यूज हुआ है। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो है कॉपर की कुछ थिन शीट्स लगी हुई हैं और उन पे कोरोजन हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन। नाउ कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एसिड रेन को? तो हमें यूज़ करनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, इन सब पे स्विच करना चाहिए फोसिल फ्यूल्स की जगह। एंड रिड्यूस इंडस्ट्रियल एमिशंस। मतलब इंडस्ट्रीज से जो एमिशन होता है उसे क्लीन करके एनवायरनमेंट में रिलीज करें। इंस्टॉल स्क्रबर्स इन पावर प्लांट्स टू लिमिट SO2 एमिशंस। या फिर स्क्रबर्स लगाएं पावर प्लांट्स में जिससे कि SO2 इमिशंस लिमिट हो जाए। फिर है ड्राइव लेस। मतलब जहाँ पर भी हो सके कम से कम ड्राइविंग कीजिए। मतलब अगर आपको आसपास जाना है तो बाइक की जगह, कार्स की जगह आप या तो पैदल जाएं या फिर साइकिल प्रेफर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें या बाइसिकल्स। फिर है कंजर्व एनर्जी। सो टर्न ऑफ अनयूज्ड अप्लाइंसेस। तो अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्विच ऑफ कर दें उसे। जैसे आप किसी रूम से बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दें। तो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं। यूज़ क्लीनर फ्यूल्स, अडॉप्ट लो सल्फर फ्यूल्स एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी सोर्सेज। फिर है एंकरेज रिफॉरेस्टेशन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं क्योंकि प्लांट्स जो है वो CO2 अब्जॉर्ब करेंगे और एयर क्वालिटी मेंटेन रहेगी। By controlling emissions and adopting sustainable practices, we can significantly reduce acid rain and protect our environment. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर हमारी अर्थ के ऊपर एक ऐसी लेयर है जो हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। सो द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन। ये इस कंपोनेंट से मिलकर बनी है O3 से, जिसे हम कहते हैं ओजोन। तो ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है अबव 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। एंड ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाने में। फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उससे हमारा O3 बनता है। तो ये उसकी फॉर्मेशन बताई है, इसमें हमारे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड थ्रू अ नेचुरल फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 एंड अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन फ्रॉम द सन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हाई एनर्जी, ये वैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 240 नैनोमीटर से कम होगी, वो ब्रेक करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दो ऑक्सीजन एटम्स में। मतलब जो ऑक्सीजन पे सनलाइट पड़ी तो वो O+O में चेंज हो गई O2। फिर जो ये सिंगल ऑक्सीजन का एटम था, यहाँ से एक सिंगल एटम हमने लिया और वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसमें जाकर मिक्स हो गया, तो उससे हमारे क्या बनी, ओजोन। तो ये ईच फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इससे बनती है हमारी ओजोन। तो फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यूस साइकिल है ये एक। तो अब हमारी ओजोन बनी, फिर से इस पर यूवी रेडिएशन हुई तो फिर ये ब्रेक हो गई, एंड ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। फिर है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। मतलब जैसे हमारी जो अर्थ है उस पर जैसे पूरी लेयर है ओजोन की, तो कुछ जगह पर ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा थिन हो गई है या फिर वहाँ से कम होती जा रही है बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो दिस रेफर्स टू ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड केमिकल्स जैसे कि CFCs। तो इससे हमारे जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारे वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो ये सब होता है, इसकी वजह से जो सन की हार्मफुल रेज हैं वो बिना प्योरीफाई हुए, बिना कम हुए डायरेक्टली अर्थ पर आ जाती हैं, जिससे कि बहुत हार्म होता है ह्यूमंस, प्लांट्स और सब एनिमल्स को। अब है कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो हमारा सबसे मेन कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे फ्रिजेज में या एसीज में या एरोसोल स्प्रेज एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में होते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं तो ये स्ट्रेटोस्फीयर तक चले जाते हैं, जिससे कि हमारे ओजोन जो है वो ब्रेक होती है और उससे हमारा क्लोरीन रिलीज होता है। Chlorine atoms react with ozone, breaking it apart. Chlorine plus ozone, ClO and O2. ClO plus O gives Cl plus O2. One chlorine atom can destroy thousands of ozone molecules. Now, other ozone depleting substances क्या हैं? Hydrofluorocarbons and halones and nitrous oxides. ये हमारे किससे होते हैं? Temporary replacement for CFCs, but ये भी harmful ही है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स और फर्टिलाइजर्स व्हीकल्स, इन सब से भी हमारे ये निकलते हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इफेक्ट्स, ये अब ओजोन लेयर जहाँ से डिप्लीट हो रही है उस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं उस जगह में। तो इंक्रीज यूवी रेडिएशन, जैसे मैंने बताया कि सन से डायरेक्ट वहाँ पर रेज पहुँचेंगी, तो उससे मोर हार्मफुल यूवी रेज रीच अर्थ कॉजिंग स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स इन ह्यूमंस। तो ये सबसे मेन डिजीज है जो कि सन रेज की वजह से होती है, जो कि है स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स। फिर है डीएनए डैमेज होता है और म्यूटेशंस होता है एनिमल्स में, डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशंस। फिर है रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स एंड डैमेज टू मैरीन इकोसिस्टम्स। तो ये ह्यूमंस में होता है, ये एनिमल्स में, एंड ये मेनली हमारे वेजिटेशन में। फिर है ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और इससे अर्थ की रेडिएशन बैलेंस जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। फिर है वीकेंड इम्यून सिस्टम्स। तो जब हमारा एक्सेसिव यूवी लाइट से जो एक्सपोजर होगा तो उससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और लोगों को ज़्यादा डिजीजेज होने लगती हैं। फिर है हार्म टू मेरीन लाइफ। तो इससे हमारे जो यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसमें प्रेजेंट हैं उन्हें डैमेज कर देती है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन विच इज़ द बेस ऑफ ओशन फूड चेन। फिर है डैमेज टू इकोसिस्टम्स, मतलब ये हमारे प्लांट्स, फॉरेस्ट और एनिमल्स सबको हार्म करती है। अब ओजोन होल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी ओजोन लेयर है जहाँ से बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ओजोन होल। तो यहाँ से हमारी ओजोन लेयर या तो बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है या कम हो जाती है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जाता है, एंटार्क्टिका में। और अभी की जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि 1980 से ये शुरू हुआ था मेनली, तो हमें 1980 के लेवल्स पे वापस अपनी ओजोन लेयर को ले जाने के लिए लगेगा 2050 तक का टाइम। पर एंटार्क्टिका में हमें उसे ओरिजिनल ओजोन लेयर जैसी थी वैसी बनाने के लिए लगेगा 2066 तक का टाइम।
मतलब 2066 ईयर जो है उस तक का टाइम लगेगा हमें। और ये हमारा फर्स्ट कब देखा गया था? 1985 में। इट इज़ लिंक टू CFC एमिशंस। किसकी वजह से होता है ये? मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशंस की वजह से। अब है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो जैसे हमने पढ़ा कि ये मेनली CFC और HCFCs की वजह से हो रहा है, तो हम ये सब यूज़ करना कम कर दें, एक तो ये हो सकता है। फिर है ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें, मतलब हम उसमें देखें कि वो CFC फ्री है या नहीं, तभी हम उन्हें खरीदें। फिर है प्लांट मोर ट्रीज़। तो ट्रीज़ जो है वो CO2 अब्जॉर्ब करेगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस होंगी। फिर है लिमिट यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। फिर है फॉलो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए ही वर्क करती है। मतलब ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि कुछ कंट्रीज मिलकर इसे फॉलो करती हैं। एन इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइन हुई थी 1987 में, जिससे कि हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो हैं उन पर बैन लगा दिया गया। फिर है ओजोन लेयर इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ वाइल ओजोन नेचुरली रीजनरेट्स ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स एक्सेलरेट्स इट डिप्लीशन। मतलब है तो ये कंटिन्यूस साइकिल हमने पढ़ा, पर फिर भी अगर ये ज़्यादा जल्दी डिप्लीट होगी बनने से ज़्यादा, तो फिर तो वो जो है ओजोन होल वो तो इंक्रीज होता जाएगा। तो ग्लोबल एफर्ट्स लाइक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैव हेल्प्ड रिड्यूस CFC एमिशंस, बट फिर भी कंटिन्यूड एफर्ट्स चाहिए हमें बिल्कुल उसे रिस्टोर करने में फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। सो जैसे अब हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उससे हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज होता जाता है। और ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं। एज द ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो जब मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए व्हीकल्स भी चाहिए, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब हमारा इंक्रीज होगा उस एरिया में। दिस लीड्स टू अ सर्च इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। उसकी वजह से व्हीकल्स बढ़ेंगे, और व्हीकल्स बढ़ेंगे तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होंगी, और एनवायरमेंट जो है हमारा वो डिग्रेड होगा। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सो इंक्रीज डिमांड फॉर व्हीकल्स। तो जब हमारी पॉपुलेशन ग्रो होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। दिस रिजल्ट्स इन रैपिड इंक्रीज स्पेशली इन अर्बन एरियाज। फिर है अर्बनाइजेशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। तो जैसे हम देखते हैं कि आजकल ट्रैफिक्स में इतना टाइम लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत ज़्यादा हमारा जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक इससे ये इफ़ेक्ट है। और मोर आइडलिंग व्हीकल्स रिलीज हायर लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। हायर फ्यूल कंजम्पशन, डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजेस। मतलब जब हमें ज़्यादा व्हीकल चाहिए तो फिर हमें ज़्यादा फोसिल फ्यूल्स चाहिए, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, ज़्यादा डीजल चाहिए। इससे हमारा ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशंस होंगे। फिर है फोसिल फ्यूल कंबस्शंस इन व्हीकल कंट्रीब्यूट्स टू एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इससे क्या होता है, फिर हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज होता है। अब ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स, तो हम इसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं वो जानेंगे, और उससे ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हम वो पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो ये होता है हमारे इनकम्प्लीट फ्यूल कंबशन की वजह से, और इससे क्या होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, हमें हेडेक और चक्कर जैसा फील होने लगता है। और मतलब अगर ये एक्सेसिव हो जाए तो ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है। अगर मतलब आप किसी क्लोज रूम में हीटर वगैरह चला के छोड़ दें तो उस वजह से वहाँ पर ये सब हमें प्रॉब्लम्स होने लगेगी, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा और इंसान की डेथ हो सकती है। फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब ये रिलीज होती है, और इससे एसिड रेन होती है और रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे डीजल इंजन्स में होती है, इससे एसिड रेन और लंग प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर है पार्टिकुलेट मैटर, डीजल एग्जॉस्ट, ब्रेक एंड टायर वियर, कॉजेज लंग डिजीजेज, अस्थमा एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये होती है हमारी फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होता है मेनली। फिर ये क्या करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है मेनली ग्लोबल वार्मिंग में। फिर हमारे हाइड्रोकार्बन्स, इवेपोरेशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। इससे क्या होता है, स्मोक फॉर्म होता है और हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ती हैं इससे। अब है इफेक्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू स्मोक एंड पुअर एयर क्वालिटी लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज।
सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, बीजिंग और लॉस एंजलिस में सीवियर एयर पॉल्यूशन होता है हाई व्हीकल डेंसिटी की वजह से। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, तो जब हमारा CO2 बढ़ेगा तो फ्रॉम व्हीकल्स, तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इससे क्लाइमेट चेंज होगा, राइजिंग सी लेवल्स होंगे और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसी प्रॉब्लम्स हमारी एनवायरनमेंट में होंगी। फिर है एसिड रेन, जो हमने अभी पढ़ा, इससे हमारे एमिशंस होंगे SO2 और NOx, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, जो कि वाटर वेपर के साथ मिलकर हमारी एसिड रेन करेंगी, जिससे हमारी फॉरेस्ट, सॉइल, ह्यूमंस, एनिमल्स सबको प्रॉब्लम होगी। फिर है हेल्थ हैजार्ड्स, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू व्हीकल एमिशंस कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज, लंग इन्फेक्शंस, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड कैंसर। तो अगर हम ज़्यादा जो व्हीकल्स से जो भी पॉल्यूशन होता है, अगर हम ज़्यादा उसके कांटेक्ट में आए तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, और स्पेशली चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों को ज़्यादा खतरा होता है इन प्रॉब्लम्स से। फिर है इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, तो जो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन है उससे सॉइल और वाटर इफेक्ट होता है, जिससे कि हमारा पूरा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ही डिस्टर्ब हो जाता है। नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स डिस्टर्ब एनिमल कम्युनिकेशन एंड माइग्रेशन पैटर्न्स, और जो नॉइज पॉल्यूशन होता है व्हीकल्स से, उससे एनिमल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं और माइग्रेशन पैटर्न्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हमें देखना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर सब अपने व्हीकल लेके जाने से अच्छा एक व्हीकल यूज़ करें, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर कार पूलिंग करें, कार शेयरिंग करें। जैसे कि कोई एक लोकेलिटी के लोग अगर आसपास जा रहे हैं तो कोई एक ही इंसान उन्हें छोड़ दे, बाद में वो कंट्रीब्यूट कर लें जो भी उनका खर्चा होगा। तो इस तरह से हम रोड्स पे कंजेशन भी कम करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा। तो प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन बसेस, ट्रेन्स, मेट्रोज एंड कार पूलिंग एंड राइड शेयरिंग, इससे हमारा ट्रैफिक कंजेक्शन भी मिनिमाइज हो जाएगा। फिर है यूज़ क्लीनर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो शिफ्ट फ्रॉम पेट्रोल डीजल टू CNG, मतलब हम पेट्रोल डीजल ना यूज़ करके हम CNG अगर ज़्यादा प्रेफर करें, या ऐसे फ्यूल्स जो कि हार्मफुल गैसेस ना रिलीज़ करें। और जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, तो जो भी मतलब फोसिल फ्यूल्स ना यूज़ करें ज़्यादा, तो क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करें, तो उससे भी हमारा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिग्निफिकेंटली। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स, मतलब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए। गवर्नमेंट शुड एनफोर्स भारत स्टेज BS6 स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड Euro 6 स्टैंडर्ड्स इन यूरोप। रेगुलर पॉल्यूशन कंट्रोल चेक्स शुड बी मैंडेटरी, मतलब हर व्हीकल के लिए पॉल्यूशन चेक्स रेगुलरली होने चाहिए। प्रमोट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, एंकरेज वॉकिंग, साइकिलिंग एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, मतलब अगर शॉर्ट डिस्टेंसेज पे जाना है तो हम ये सब प्रेफर करें। बिल्ड डेडिकेटेड बाइसिकल लेन्स इन सिटीज़, मतलब मेनली लोग बाइसिकल्स इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि मतलब उन्हें जगह नहीं मिलती प्रॉपरली। तो अगर हम प्रॉपर अपनी रोड्स पे बाइसिकल लेन्स प्रोवाइड करें तो उससे प्रमोट होगी बाइसिकल्स। फिर इम्प्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट, सो स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएं, कार फ्री जोन्स बनाई जाएं, कंजेशन चार्जेस लिए जाएं, ये सब हमारे व्हीकल एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। टेली कम्यूटिंग एंड वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस कैन ऑल्सो डिक्रीज अननेसेसरी ट्रैवल। फिर है रेज अवेयरनेस, तो हम लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि कैसे व्हीकल से पॉल्यूशन होता है, और हम उन्हें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं। जैसे हम अपनी लोकेलिटीज़ में लोगों से बात करें कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो हम आपके साथ कार शेयरिंग करना चाहेंगे, मतलब अपने लेवल पे हम सब कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करें ऐसी, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। कंडक्ट कैंपेन्स ऑन इको ड्राइविंग टेक्निक्स, जैसे कि स्मूथ एक्सेलरेशन, मेंटेनिंग टायर प्रेशर एंड रिड्यूसिंग इंजन आइडलिंग। कंक्लूजन, एज द पॉपुलेशन ग्रोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इंक्रीजेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो व्हीकल्स भी बढ़ते ही हैं ऑटोमेटिकली, लीडिंग टू सीवियर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। टू कॉम्बैट ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन इट इज़ एसेंशियल टू प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज क्लीन एनर्जी सोर्सेज एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशनल हैबिट्स। और ये स्टेप्स को हम ले सकते हैं व्हीकल एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। नाउ हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, मतलब होता है पराली जलाना। तो जब जो हमारे फार्मर्स हैं जब वो क्रॉप्स को यील्ड कर लेते हैं तो बहुत सारा जो हमारा वेस्ट जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पराली। और वो कभी कभी इतना होता है कि मतलब जो हमारा क्रॉप है उससे ज़्यादा पराली होती है। तो ये हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है मेनली इंडिया में, चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में। पैडी स्ट्रॉ बर्निंग इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस हेयर।
फार्मर्स बर्न लेफ्ट ओवर स्टबल स्ट्रॉ आफ्टर हार्वेस्टिंग पैडी राइस क्रॉप्स टू क्लियर फील्ड्स फॉर द नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन। मतलब फार्मर्स को नेक्स्ट क्रॉप उगाने के लिए लैंड फिर से चाहिए, तो उन्हें वो जगह क्लीन चाहिए, तो उसके लिए वो क्या प्रेफर करते हैं, उसे जलाना। और क्योंकि ये मेथड क्विक है और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, पर वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हेल्थ ख़राब होती है और सॉइल भी ख़राब होती है। सो ये है हमारा बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। तो इससे हमारे क्या गैसेस रिलीज होती हैं, ये सब हमारी इससे गैसेस रिलीज हो रही हैं और इससे हमारे ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सॉइल क्वालिटी डिक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग जो हमारे केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और एक्सीडेंट्स ड्यू टू स्मोक। अब क्वेश्चन है कि फार्मर्स मतलब इसे बर्न क्यों करते हैं पराली को। फर्स्ट है क्विक एंड चीप मेथड। तो मतलब उन्हें और कोई ऐसा मेथड नहीं मिलता जो इतना क्विक हो और चीप भी हो, मतलब उन्हें कुछ खर्चा भी ना करना पड़े और उनकी जो पराली है वो सारी जल भी जाए, मतलब हट जाए उस जगह से। तो उन्हें बर्निंग सबसे फास्टेस्ट लगता है और लीस्ट एक्सपेंसिव तरीका लगता है अपने फील्ड्स को क्लियर करने के लिए फॉर नेक्स्ट साइकिल। फिर है लिमिटेड टाइम बिटवीन क्रॉप्स। मतलब अभी उन्होंने एक क्रॉप काटा है तो उन्हें अब दूसरा बोना भी होता है। तो जैसे राइस हार्वेस्ट होता है अक्टूबर नवंबर में और उन्हें वीट सो करना होता है नवंबर दिसंबर में, तो उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी करना होता है कुछ, तो उन्हें यही तरीका फिर बेस्ट लगता है। और मेनली फार्मर्स के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते। अब तो मतलब जैसे कुछ मशीन्स आ गई हैं जैसे हैप्पी सीडर्स, स्ट्रॉ रीपर्स, बट जनरली हर फार्मर इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। अब तो कुछ कंपनीज भी मतलब पराली से कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बट सब तक ये नहीं पहुंच पाती। तो जब फार्मर्स के पास कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं होता तो उन्हें यही करना फिर सही लगता है। हाई प्रोडक्शन ऑफ रेसिड्यू। राइस क्रॉप्स प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉ 1.5 to 2 times द ग्रेन यील्ड। मतलब जो मैंने आपको बताया कि ये कभी कभी क्रॉप हमारा जितना हमें मिला है उस यील्ड से, उससे भी ज़्यादा हमारा वहाँ पर वेस्ट जनरेट हो जाता है, जिसे कि नॉर्मली डिकम्पोज करना, डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है फार्मर्स के लिए। फिर है इफेक्ट्स क्या होते हैं इससे। तो एक ऑब्वियस इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन उससे बढ़ेगा। पैडी स्ट्रॉ बर्निंग रिलीजेस हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। इससे स्मोक फॉर्मेशन होता है। मेजर सिटीज़ जैसे कि दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लाहौर में हैवी स्मोक हो जाता है, जिससे कि विजिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है और हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी ख़राब हो जाता है। अब ये सब हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो इससे रिलीज होते हैं और इसके ये सब इफेक्ट्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई, ये हमने पढ़ा था अभी। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और पार्टिकुलेट मैटर लंग डिजीजेज, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स। एंड मीथेन, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है विच कॉजेज क्लाइमेट चेंज। फिर हमारे जनरल हेल्थ हैजार्ड्स हो जाते हैं इससे, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़, आइज़ में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। और चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल या फिर जो अस्थमा है जिन्हें, इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक पार्टिकल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग इन्फेक्शन एंड कैंसर, और इससे लंग इन्फेक्शन और कैंसर का खतरा भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर है सॉइल डिग्रेडेशन। तो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, बर्निंग डिस्ट्रॉयज ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जब हम इसे बर्न करते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उससे हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रॉय होता है। बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो हैं वो हैवी टेम्परेचर की वजह से किल हो जाते हैं। कुछ अर्थवॉर्म्स भी वहाँ से हट चले जाते हैं या फिर किल हो जाते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाती है। फिर है रिड्यूसेस वाटर रिटेंशन। बर्न सॉइल बिकम्स हार्ड एंड कम्पैक्ट लीडिंग टू इंक्रीज वाटर कंजम्पशन फॉर फार्मिंग। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है फिर वो और ज़्यादा चाहिए होगा नेक्स्ट क्रॉप के लिए। फिर है क्लाइमेट चेंज। सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो जो इससे गैसेस रिलीज हो रही हैं उनमें मेनली कौन सी हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इससे हमारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती हैं और अनस्टेबल मॉनसून्स हो जाते हैं और राइजिंग टेम्परेचर। इससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फायर्स डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, जो कि एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। फायर्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर उस जगह से दूर भगा देती है। फिर अब सॉल्यूशंस क्या हैं कि हम इसे स्टॉप कर सकें। पहला है, ये जो मशीनरी है ये हर फार्मर्स तक एट अ चीप रेट पहुंचाई जा सके, जैसे कि हैप्पी सीडर,
sows wheat without removing paddy straw. Straw reaper cuts and collects straw for further use. रोटेवेटर एंड सुपर सीडर ये मिक्स करते हैं क्रॉप रेसिड्यू इनटू द सॉइल एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी. फिर है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ पैडी स्ट्रॉ, मतलब हम इसे और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो हम फार्मर्स को बताएं. जैसे कि बायोफ्यूल बन सकते हैं, इससे बायोगैस बन सकती है, हमारा कंपोस्ट बन सकता है, और मशरूम कल्टीवेशन में ये यूज़ होती है. सो पैडी स्ट्रॉ कैन बी यूज फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फोसिल फ्यूल्स. एंड ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग में हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर हम इससे बना सकते हैं. एंड मशरूम कल्टीवेशन में ये यूज़ होता है. सो एक एक्सीलेंट रॉ मटेरियल है मशरूम्स को कल्टीवेट करने के लिए. फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव्स. सो हमें इक्विपमेंट्स पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को. प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हैप्पी सीडर्स एंड सुपर सीडर्स, मतलब ये सब जो मशीन्स हैं तो गवर्नमेंट या तो इन्हें फंड करे या एट वेरी चीप प्राइजेस फार्मर्स तक इन्हें पहुंचाए. और बर्निंग पे बैन लगाना चाहिए उन्हें ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के बाद. और अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाने चाहिए, मतलब फार्मर्स को अवेयर करना होगा कि इससे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको अल्टरनेटिव मेथड्स उन्हें बताए जाएं, उन्हें समझाया जाए. फिर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एंकरेजेस फार्मर्स टू ग्रो ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स जो कि प्रोड्यूस कर दें लेस स्टबल एंड रिक्वायर लेस वाटर. तो जिनमें हमारा लेस स्टबल जनरेट हो और जिसमें पानी भी कम रिक्वायर्ड हो, ऐसे क्रॉप्स को एंकरेज करें. फिर है कॉर्पोरेट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. इंडस्ट्रीज कैन यूज पैडी स्ट्रॉ फॉर पेपर, कार्डबोर्ड एंड बायो एनर्जी प्रोडक्शन. जैसे मैंने आपको बताया अब कुछ इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं जो इसे जो स्टबल है हमारा या जो भी हमारा बचता है वेस्ट, जो फार्मर्स के लिए वेस्ट है, वो उनका रॉ मटेरियल बन जाता है और वो उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. तो जो फार्मर्स ऐसे ही उसे वेस्ट कर रहे थे वो उसे बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बेचकर. तो इंडस्ट्रीज इससे क्या बना सकती हैं? पेपर, कार्डबोर्ड और बायो एनर्जी प्रोडक्शन. तो ये सब इंडस्ट्रीज कर सकती हैं. एंकरेजिंग फार्मर्स कोऑपरेटिव्स टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल स्ट्रॉ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, मतलब कुछ फार्मर्स ऐसे कोऑपरेटिव्स बनाए जिसमें वो इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढे इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए. अब कंक्लूजन, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ एक सीरियस एनवायरमेंटल और हेल्थ इशू है, मेनली एग्रीकल्चरल रीजन्स में. ये चीप और फास्ट मेथड तो होता है बट इससे एयर पोल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स और सॉइल डिग्रेड होती है. बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन, मशीनरी यूज एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. With government support, technology and awareness, we can eliminate stubble burning and create a healthier future for all. So, थैंक यू एवरीवन. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे. प्लीज़ जॉइन अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.